ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान और भारत के जो गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है या हरियाणा या यूं कहें कि उत्तर भारत वाला एरिया, वहीं तक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में स्टडी में या आप कह सकते हैं कि उत्खनन में दक्षिण भारत में भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं और इनको रिलेट किया जा रहा है कि ये जो अवशेष हैं, ये जो टुकड़े मिले हैं, बर्तन या वहाँ लिपि जो मिली है, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको रिलेट किया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता से। तो क्या न्यूज़ है और क्या क्या इसकी चर्चा चल रही हैं, उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसी की तर्ज पर तमिलनाडु में कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ उनके बर्तन या उनकी लिपि या स्क्रिप्ट मिली है, तो उन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमारा ये माना जाता है कि जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है और वो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास जो अभी पाकिस्तान में है और भारत का जो नॉर्थ इंडिया है उस उधर पाई गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दक्षिण भारत में भी इसके तमिलनाडु के साइड में ये एविडेंस मिले हैं। ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड, तो इस पर हम चर्चा करेंगे क्या क्या न्यूज़ है, कैसे कैसे अलग अलग अखबारों में अलग अलग टाइटल के साथ है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो अनअकैडमी 60% आपके लिए ऑफ लाई थी, आज उसका लास्ट दिन है, यानी कि आज रात में लास्ट हो जाएगा। आप लोगों की डिमांड पे इसको 8 तारीख तक बढ़ाया गया था और आज इसका लास्ट डे है, तो आप इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। 12 महीने का कोर्स आपको 23,499 में पड़ेगा और 18 महीने का 24,999 में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। किसी भी टीचर से कितना भी पढ़ सकते हैं, सारे बैचेज में आप मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको इसमें मिलती है। तो आप इसको आज अवेल कर लेना। इसी में आपको एक एश्योर प्रोग्राम दिया गया है। अनअकैडमी आपको एश्योर प्रोग्राम दे रहा है कि अगर आप 26 देने वाले हैं तो आपको, अगर 26 में सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देगा और उस एक्सटेंशन के लिए कुछ शर्त हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी आपको अनअकैडमी में सबमिट करनी पड़ेगी और 400 घंटे जो प्लस का कोर्स है आपको कम से कम 400 घंटे पढ़ना होगा। 25 प्री के टेस्ट और 15 मेंस के टेस्ट देने होंगे और 18 महीने या उससे ऊपर का आपको कोर्स जो है वो खरीदना पड़ेगा। अगर इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे देगा। इसके अलावा आगाज़ 27 के लिए स्टार्ट हुआ बैच इंग्लिश मीडियम में, आरएम 26 के लिए स्टार्ट हुआ इंग्लिश मीडियम में, इग्नाइट 26 के लिए स्टार्ट हुआ है इंग्लिश मीडियम में और एक शिखर बैच है जो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहली क्लास होगी शाम 6 बजे, यानी इसमें आज कह सकते हैं आप शाम 6 बजे मेरी क्लास होगी मॉडर्न इंडिया की, या आप ये कह सकते हैं जो शिखर बैच है 2026 के लिए, इसमें मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो शाम 6 बजे इसमें मेरी क्लास होगी, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा जिसमें ये जो 60% ऑफ है वो आपको मिल जाएगा। तो PAUPSC अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये 60% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ एक प्रोग्राम और आया है, प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम 2025। तो अगर आप 25 देने वाले हैं तो इसके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है प्रीलिम्स का। इसमें सिलेबस पूरा कवर होगा, GSC सेट का 20 मॉक टेस्ट होंगे, प्री के कंप्लीट करंट अफेयर्स होगा, सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे। और इस बैच में भी मैं आपको सी सेट पढ़ाऊंगा जो 25 के लिए आया है। तो 25 के लिए जो बैच है बाइलिंगुअल बैच है, इसमें मैं सी सेट पढ़ाऊंगा और जो शिखर बैच है हिंदी मीडियम का उसमें मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो ये 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसमें मेरा सी सेट चलेगा सुबह 11 बजे 11 AM। तो आप इसमें आ सकते हैं, इसको भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कोड ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो इसके कोड के बगैर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके ऑप्शनल बैचेज हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, PSIR और सोशोलॉजी, ये भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको ऑप्शनल भी लेना है तो तब भी आपको कोड सेम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका 24 में मेंस क्लियर हो गया, जो कि रिजल्ट आया था, तो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, ये मॉक इंटरव्यू के हिस्सा थे 23 के टॉपर, तो आप भी अगले टॉपर बन सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर। अभी जो है, जो पुरातत्व विभाग है या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने एक गांव है या एक टाउन है किलाड़ी या किलड़ी या किलाड़ी इसको बोल सकते हैं, इसमें इसके साथ साथ 140 और भी जगहों के उत्खनन हुआ। आपको पता है जो हमारा पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक्सकवेशन करता रहता, खुदाई करता रहता है।
तो उत्खनन में जो अभी किलाड़ी एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पर जो सामान मिला है या जो एविडेंस मिले हैं वो 90% से ज़्यादा जो भित्ति चित्र हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते हैं। जितने वहाँ पर एविडेंस मिले हैं उसमें से 90% से ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करते हैं। तो कहाँ पर मिले हैं? तमिलनाडु के किलाड़ी में 140 से भी ज़्यादा इस जगहों पर वहाँ पर उत्खनन हुआ है। इसमें जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट देखते हैं तो उसमें कुछ जगह तीर है, कुछ जगह यू का आकार बना है, कुछ में इस तरह का त्रिभुज बना है, कुछ में मछलियों का आकार बना है। तो ये सारे जो आकार हैं, कुछ में स्वास्तिक का आकार बना है। तो ये जो आकार हैं वहाँ की लिपि, वहाँ की स्क्रिप्ट में मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और वही सेम कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ तिलाड़ी में मिल रहे हैं, तमिलनाडु में मिल रहा है किलाड़ी में। तो इसमें मछली, तीर, यू आकार चिन्ह, उसके स्वास्तिक के चिन्ह, त्रिभुज और बाकी प्रतीक शामिल है, बाकी सिंबल शामिल है। किलाड़ी जो दक्षिण तमिलनाडु का हिस्सा है वहाँ पर वो शिवगंगा जिले में एक गांव या छोटी सी बस्ती आप कह सकते हैं। तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलाड़ी पड़ता है, वहाँ पर ये उत्खनन हुआ और बहुत सारे 90% से ज़्यादा मैच कर रहे हैं ये साइन किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मंदिर का शहर जो मदुरै है ये लगभग उससे 12 किलोमीटर दक्षिण में है और बैगई नदी के किनारे है। ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर किलाड़ी का जैसे हड़प्पा रावी की नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल नदी के किनारे पे पूछे जाते हैं। तो अगर ये चीज़ जैसे मैच कर रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो अगर ये सवाल पूछा गया तो किलाड़ी जो जगह है इसकी तमिलनाडु की, उसकी नदी पूछी जा सकती है। तो बैगई नदी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि करंट का सवाल है और हिस्ट्री का भी सवाल है। तो यूपीएससी ऐसे सवाल बहुत पूछता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं के राजन, इन्होंने कहा कि दक्षिण भारत और सिंधु लिपियों में जो आकार पाए गए हैं वो काफ़ी सटीक हैं और उनके रूप जो हैं संकेत देते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि वो लोग, जब हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, वो पतन हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो लोग कहाँ चले गए थे पता नहीं चला। तो हो सकता है वो लोग वहाँ से ट्रांसफ़र होकर या इधर मतलब पलायन करके दक्षिण भारत में पहुँच गए। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी इसमें स्टडी बाकी है, बाकी चीज़ें और पता लग जाएंगी। तो ये भी पता लगने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि वो लोग क्या बाकी वहाँ से जब सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गया था उसका, तो क्या वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे या साथ साथ सेम टाइम पर वहाँ पर लोग रह रहे थे। स्टडी में जो साउथ इंडिया है और सिंधु घाटी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं, इनके बीच कई समान प्रतीकों पर प्रकाश डाला गया है। सेम प्रतीक हैं। कैसे? आप यहाँ देखेंगे तो ये किलाड़ी से मिले गए जो एविडेंस हैं और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस है। इंडस वैली के सिविलाइजेशन इस तरह का एक साइन ही आपको दिख रहा है, इसी तरह का साइन आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये मैच कर रहा है इससे। यहाँ पर ये साइन है, ये इंडस वैली का है, और यहाँ पर ये साइन है, ये किलाड़ी से मिला है जो साउथ इंडिया से मिला भी। इस तरह का साइन इंडस वैली से मिला है, यहाँ पर ये किलाड़ी से मिला है जो तमिलनाडु का है, और ये यू आकार जैसा इंडस वैली से मिला है, यहाँ भी यू आकार का मिला है। तो बहुत सारे साइन, बहुत सारे चिन्ह ऐसे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच कर रहे हैं, जो यहाँ से साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से मिल रहे हैं। तो इससे आइडिया लगाया जा रहा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आइडिया लगा रहे हैं कि ये या तो उसी टाइम की, सेम टाइम पर पैरेलल चल रही थी कोई, या उसी के बाद, या वो लोग वहाँ से उठ के इधर आ गए थे। भित्ति चित्र जो वहाँ से मिले हैं या ग्राफिटी जो हैं वो क्या होते हैं? ये मेगालिथिक भित्ति चित्र प्रतीकों के रूप में भी जानते हैं इनको। प्राचीन चिन्ह हैं जो मुख्य रूप से मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर पाए जाते हैं। मतलब उस टाइम पे हमें पता मिट्टी के बर्तन चलते थे, उनके टुकड़ों पर कुछ चित्र मिले हैं। अगर आप इस चित्र इसमें देख पा रहे होंगे, अगर आपको साफ दिखेगा तो इस पर कुछ साइन बने हुए हैं। ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं बर्तनों के, इन पे कुछ साइन बने हुए हैं। ये साइन जो है बहुत, सब पे कुछ ना कुछ है इन पे। तो ये साइन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करते हैं। तो ये जो भित्ति चित्र हैं ये भी दोनों जगह पर सेम पाए गए। अब आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। अगर पढ़ी गई वो लिपि तो हो सकता है हमारा जो इतिहास है वो काफ़ी बदल जाए, उसकी जो हमारी समझ है वो बदल जाए। जिन चीज़ों को हम मानते हैं कि वो, जैसे गोदीवाड़ा है यानी कि पोर्ट है वहाँ का लोथल का, या डांसिंग गर्ल की मूर्ति वहाँ मिली, और भी बहुत सारी चीज़ मिली हैं। तो जैसे अगर हम वहाँ पे जो भी चीज़ अंदाज लगाते हैं कि ये सामान इसलिए होगा या ये मकान इसलिए होगा, ये सारी चीज़ें इसलिए होंगी, तो हो सकता है उनकी लिपि पढ़ने के बाद हमारा नज़रिया बदल जाए या हम उसमें और बहुत सारी चीज़ें नई सीख जाएं। तो अभी वहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ा नहीं गया है। उसी तरह
जो यहाँ पर तमिलनाडु में मिला है वो स्क्रिप्ट, तो वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो M.K. स्टालिन है, उन्होंने घोषणा की है कि अगर कोई इस स्क्रिप्ट को पढ़ देगा तो उसको 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे, 1 मिलियन। तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उससे इतना महत्व है उस लिपि का, उस स्क्रिप्ट का, उससे बहुत सारे राज खुलेंगे। तो अगर कोशिश करेंगे हिस्टोरियन या और भी कोई जो इस तरह के माहिर हैं, तो उनको 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। तो इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है उसका पढ़ा जाना, क्योंकि उससे हमारे अतीत के बारे में पता लगेगा, बहुत सारे कपाट खुलेंगे उसके। सिंधु सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, अपनी शहरी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका। ये सिंधु सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के जो प्रतीक हैं वो आमतौर पर दफन स्थलों पर और निवास स्थलों पर पाए जाते हैं। जो ये तमिलनाडु के मतलब एविडेंस पाए गए हैं 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम देखते हैं 2600 से 1900 और 1900 के बाद का टाइम जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। तो इससे आइडिया ये भी लगाया जा रहा है कि 1000 या 1200 ईस्वी के आसपास उधर से लोग यहाँ पर आ गए होंगे, शिफ्ट हो गए होंगे, और इसीलिए उनके एविडेंस हमें यहाँ से मिल रहे हैं। और अधिकतर जो एविडेंस हैं जहाँ पर दफनाया जाता है कब्रों में, और उनका जो रहने की जगह है वहाँ से एविडेंस मिले हैं। तो रहने की जगह से बर्तन वगैरह मिले होंगे और उनके साथ दफनाने के सामान मिले होंगे जहाँ पर दफनाया जाता है। तो इस तरह से आइडिया लगाया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के बाद का काल होगा ये। उनके सटीक उद्देश्य विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। जो प्रारंभिक लेखन प्रणाली मिली है उससे लेकर सामाजिक धार्मिक महत्व वाले प्रतीकों तक की व्याख्या इसमें शामिल है कि उनका सामाजिक महत्व क्या होगा, धार्मिक महत्व क्या होगा, जो चीज़ें उनकी हमें मिली हैं। तो क्या वो धार्मिक चीज़ें हैं? ये जो है ये आपको एविडेंस दिख रहा होगा, ये भी तमिलनाडु से किलाड़ी से मिला है। तो ये इस तरह का एविडेंस है। और सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी जो लिपि है, इसकी बनावट वो काफ़ी मैच कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भित्ति चित्र हैं 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का जो इसका टाइम है वो पीक टाइम था, उसमें फल फूल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें एक लिपि का उपयोग किया गया, उसमें बहुत सारे प्रतीक शामिल हैं, बहुत सारे सिंबल हैं उसमें, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो अभी पढ़ी नहीं जा चुकी। वो जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो आपको मोहरों पर मिल जाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिट्टी के बर्तनों पर मिल जाएगी, और भी जो कलाकृतियाँ हैं उन पर वो मिल जाएगी। इसी तरह से तमिलनाडु की जो किलाड़ी वाला एरिया वहाँ भी ऐसे ही है, उनकी भी जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग चीज़ों पर मिल रही है और उनके बर्तनों पर भी वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। कुछ विद्वानों ने दक्षिण भारत में पाए जाने वाले कुछ भित्ति चित्र चिन्हों और सिंधु लिपि के प्रतीकों के बीच समानताएं देखी हैं। जो इंडस वैली की लिपि थी यानी कि स्क्रिप्ट, और जो किलाड़ी की लिपि है तमिलनाडु की, उन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, कहीं यू आकार बना है, कहीं मछली बनी है, कहीं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बना है। उदाहरण के लिए 1960 में, अब देखो खुदाई तो पूरे उसमें होती रहती है, तो 1960 में बीबी लाल ने पाया था कि सर्वेक्षण किए गए महापाषाण प्रतीकों के समकक्ष सिंधु लिपि के चिन्ह थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के दक्षिण भारतीय समाजों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता या प्रभाव का संकेत देते हैं। मतलब इसका यह है, बीबी लाल ने पाया था 1960 में कि ऐसी लिपि, ऐसी स्क्रिप्ट जो साउथ में है उस टाइम की, उसी तरह की जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो हो सकता है इनके बीच सांस्कृतिक संबंध हो या सांस्कृतिक निरंतरता, यानी कि उनके बीच कंटिन्यूटी थी, वहाँ से वो इधर आ गए हों। तो ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे निकलेगा, अभी और रिसर्च होनी बाकी है। तमिलनाडु में अलग अलग जगह पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उन पर खोज हो रही है। खुदाई में बहुत सी कलाकृतियां मिली हैं। इसमें कार्लेनियन के मोती मिले हैं, एगेट मिले हैं, काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें मिले हैं। टेराकोटा, स्पिंडल वर्स और कांच की चूड़ियाँ ये सब मिली हैं। जैसे कालीबंगन का नाम हमने सुना है, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड है, कालीबंगन राजस्थान में। तो कालीबंगन का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो वहाँ से चूड़ियाँ भी मिली हैं, वहाँ से ऐसे एविडेंस मिले हैं। यहाँ से भी कांच की चूड़ियाँ मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की, लेकिन सेम एविडेंस उनमें पाए जा रहे हैं। शिवगंगा जिले में किलाड़ी और तुथुकुडी जिले में शिव गलाई जैसी जो भी जगह है विशेष रूप से दिलचस्प हैं। यहाँ से बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मैच करते हुए पाए गए हैं। शिवगलाई में दफन कलशों में पाए गए धान की भूसी की कार्बन डेटिंग, जो दफन कलश है यानी कि जिसमें एक तरह से जो दफन करने के वो बने होते हैं बॉक्स, उसमें धान की भूसी के एविडेंस मिले हैं। और उनकी अगर कार्बन डेटिंग कर रहे हैं तो वो जो 3200 साल पहले विकसित हुई थी, ऐसी एक सभ्यता IBC के बाद चरणों के समकालीन, यानी कि ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं जो
इस भूसी से कार्बन डेटिंग अगर कर रहे हैं तो ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं कि एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई थी जो आईबीसी के टाइम की है या उससे मैच कर रही है। तो इस तरह के एविडेंस को स्टडी करके हमें ये पता लग रहा है। प्रोफेसर के राजन और आर शिवनाथन के नेतृत्व में एक व्यापक अध्ययन में तमिलनाडु के 140 जो पुरातात्विक स्थल हैं उनसे 15,000 से अधिक भित्ति चित्र युक्त जो हैं बर्तनों के टुकड़ों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया गया। 15,000 से ज़्यादा भित्ति चित्र वहाँ से मिल चुके हैं, उनको डिजिटली रूप में अब रख दिया है, उसको स्टोर करके 140 साइट लगभग खोदी जा चुकी हैं तमिलनाडु में। तो इतनी बड़ी लेवल पर खुदाई हुई है और उससे पता लग रहा है कि कितना एविडेंस हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का है। इससे पता लगा है कि 90% से ज़्यादा जो भित्ति चित्र हैं, जो एविडेंस हैं ग्राफिटी के, वो सिंधु लिपि के प्रतीकों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। भाई 10-5% भी अगर मिलता तो उसमें भी इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन 90% तक मिल रहा है। यह आश्चर्यजनक समानता दोनों क्षेत्रों के बीच संभावित सांस्कृतिक आदान प्रदान या सभी प्रतीकात्मक प्रदर्शनों की सूची का सुझाव देती है। मतलब यह है, हो सकता है उनके बीच में आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक, हो सकता है वो सेम समाज हो, वो इधर रहता वो उधर रहता हो सकता है वो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जब वहाँ से पतन हुआ तो वो दूसरी इधर आके बस गए हों। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध हमारे मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे, तो हो सकता है दक्षिण भारत में उसी तरह की कोई सभ्यता हो और दोनों में आदान प्रदान होता है, लेन देन होता हो। तो अभी इस पर स्टडी होना बाकी है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ना कुछ तो उनका था। कार्लेनियन मोती और एगेट जैसी कलाकृति खोज हुई है जिसमें आईबीसी में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री माना जाता है। जो हमने कार्लेनियन पढ़ा था, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो वहाँ कार्लेनियन के मोती पाए जाते हैं और यही मोती सेम तमिलनाडु में पाए गए हैं। तो उसका मतलब समानता थी उनमें। दोनों सभ्यताओं के बीच संभावित व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करती है। हो सकता है दोनों में अलग अलग सभ्यताएं हो, अलग अलग सिविलाइजेशन हो, लेकिन दोनों में उनमें ट्रेड रिलेशन हो, व्यापारिक संबंध रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। आईबीसी 3300 साल ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच फला फूला था, यानी कि 3300 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व के बीच में फल रहा था। और लेकिन इसका जो पीक टाइम है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। जो परिपक्व हड़प्पा काल था वो 2600 से 1900 का टाइम था। 1900 के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और ये आइडिया लगा जा रहा है 1200 से 1300 ईसा पूर्व का टाइम इन एविडेंस का है जो तमिलनाडु में पाए गए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से डिक्लाइन होकर ये लोग साउथ की तरफ चले गए हों। तो इस तरह के भी एविडेंस मिल रहे हैं, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु का जो शिवगलाई जैसे स्थान है वहाँ से प्राप्त कलाकृतियों की हाल ही में की गई कार्बन डेटिंग से पता लग रहा है कि जो लौह युग की बस्तियाँ हैं ये लगभग 1200 ईसा पूर्व की हैं। यानी कि उधर 1900 के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ये 1200 की ईस्वी की है। तो 1900 के बाद उनको टाइम भी लगा होगा वहाँ से उठने में, हटने में, जो भी उनके साथ हुआ होगा। तो 1200 में अगर इधर पाई जा रही है तो हो सकता वो वहाँ से यहाँ बाद में आए हों। तो इसका कारणक्रम अवलोकन जो है ये ओवरलैप का संकेत दे रही है। या तो थोड़ा सा लास्ट का टाइम, सपोज करो यहाँ से 2600 ईसा पूर्व है और ये 1900 है, तो 1900 से धीरे धीरे गिरा होगा, हो सकता 1200 तक ये 1000 तक रहा हो। तो अभी और एविडेंस मिलना बाकी है, अभी और इसकी कार्बन डेटिंग करना बाकी है। ये लौकिक निकटता दोनों क्षेत्रों के बीच बातचीत की प्रकृति और सीमा के बारे में दिलचस्प संभावनाएं पैदा करती हैं। यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्टैक्ट था, उनके बीच में कोई ना कोई लेन देन था। हो सकता है उनके बीच में या तो दोनों सभ्यताएं अलग अलग थीं तब जाकर उनके बीच में ट्रेड रिलेशन हो, या सेम सभ्यताएं थी। इन भित्ति चित्रों का महत्व क्या है, इनकी सटीक और जो प्रकृति है और उद्देश्य बहस का विषय बने हुए हैं। ये किस तरह के हैं अभी सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ अंदाज लगाना पड़ता है, सटीक जानकारी हम उनकी हासिल नहीं कर सकते। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि जो ये प्रतीक हैं ये प्रारंभिक लेखन के एक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रारंभिक लेखन यानी कि हमें जो अर्ली स्क्रिप्ट मिली हैं ब्राह्मी लिपि में मिली हैं, जिनका हम पढ़ पाए हैं अभी। तो जो ब्राह्मी लिपि हम पढ़ पाए हैं, ये मानने हैं कुछ लोग कि उस ब्राह्मी लिपि की कह सकते हैं बुनियाद है ये लिपि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है और तमिलनाडु से जो मिली है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ब्राह्मी लिपि की मदर कह सकते हैं, यानी कि उससे पहले वो थी लिपि, उसके बाद ब्राह्मी डेवलप हुई। तो ऐसा अभी आगे चल के और पता लगेगा। इसके अग्रदूत के रूप में इसको मानना है। ये दृष्टिकोण बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाद की लेखन प्रणालियों के विकास में भूमिका निभाई है इसने, यानी कि जो लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी उसने बाद की जो स्क्रिप्ट, बाद की जो लिपियाँ हैं उनको डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई। कुछ लोग ये भी मान के चल रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक और इसी टॉपिक पर आप ये सवाल कर सकते हैं
तमिलनाडु और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध को दर्शाने वाली हालिया खोज क्या है? व्हाट रिसेंट डिस्कवरीज सजेस्ट कनेक्शन बिटवीन तमिलनाडु एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मृदभांड डिजाइनों में समानता, साझा स्थापत्य शैली या समान प्रतीकों या लिपियों का उपयोग, दोनों क्षेत्रों में व्यापारिक वस्तुओं की खोज। इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो ये था हमारा सेशन। अगर ऐसा सही होता है, सही बात निकलती है, तो हमारा इतिहास बहुत सारा बदल सकता है, कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो। या इतना भी हो सकता है कि जो हम मानते हैं कि हमारी सबसे पहली ज्ञात सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हो सकता है उससे पहले के एविडेंस तमिलनाडु में मिल जाए। तो नॉर्थ इंडिया सबसे पहला ना होकर साउथ इंडिया में कोई एविडेंस मिल जाए। तो अभी इस पर रिसर्च बाकी है। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।